अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 27 तक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 28 से क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन लॉक एंड की थ्योरी। तो लॉक एंड की थ्योरी क्या होती है वो हमने डिफाइन करना है। तो दिस थ्योरी वाज फर्स्ट पोस्टुलेटेड बाय एमन फिशर। इस थ्योरी को किसने दिया था? एमन फिशर ने दिया था। कब दिया था? 1894 में। shows the high specificity of enzyme, यानी कि स्पेसिफिसिटी कौन सा एंजाइम के अंदर क्या क्या खासियत होती है उस बारे में इस थ्योरी ने बताया। आगे मूव करते हैं। दिस थ्योरी एक्सप्लेन दैट द एंजाइम एंड द सबसेट पोजेस स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री ज्योमेट्रिक शेप दैट फिट एग्जैक्टली इन one another like a key into a lock. Only the correct size and shape of the substrate would fit into active site of the enzyme. द लॉ। तो अब मैं आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ। मिसाल के तौर पे ये आ गया हमारे पास एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम का आ गया एक्टिव साइट, ठीक है। ये एक्टिव साइट है। अब ये एक्टिव साइट क्या है? लॉक है। और ये आ गया हमारे पास सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट क्या है? की है। तो जो सबस्ट्रेट का शेप होता है और जो उसका साइज होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के, यानी कि सबस्ट्रेट क्या हो गई? की हो गई। और एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम क्या है? लॉक हो गया। तो की के अंदर, लॉक के अंदर की फिट हो जाती है, वैसे ही सबस्ट्रेट जो होता है वो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के अंदर फिट हो जाता है। और की का जो शेप होता है और साइज होता है वो लॉक के जैसा सेम होता है। इसी तरह सबस्ट्रेट का शेप और साइज एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम से बिल्कुल सेम। तो आई होप आपको एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। एज शोन इन द फिगर। फिगर को छोड़े, मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया। However, it does not explain the stabilization of the transition state that the enzyme achieve। यानी कि ट्रांजिशन किस तरह, जो एंजाइम का किस तरह अटैच होता है, ये सब बारे में कुछ नहीं बताया हुआ। बस ये बताया कि ये जो होता है इस अ, जो ये मॉडल है इसने ये सब कुछ नहीं बताया हुआ। बस इसने ये बताया कि सबस्ट्रेट होता है, एंजाइम होता है, सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट में फिट हो जाता है। और सबस्ट्रेट क्या होता है? की होता है। और ये होता है एक्टिव साइट लॉक, जिसके अंदर की आकर फिट हो जाए। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, 29 की तरफ। डिफाइन लाइट एंड डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन क्या होता है वो हम समझते हैं। द टर्म लाइट रिएक्शन, light dependent reaction is used due to the reason that during this phase of photosynthesis, light energy is captured and converted into chemical energy. Chemical energy, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन कब होता है? जब लाइट रिएक्शन क्या है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, यानी कि लाइट रिएक्शन लाइट के बगैर नहीं हो सकता। और ये इसका रीजन क्या है? दैट ड्यूरिंग द फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल। यानी कि जब ये लीव है, ठीक है, ये स्टेम है और ये आ गई लीव्स, ठीक है। तो जो लीव्स है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो सनलाइट क्या होती है? लीव्स में ट्रैप हो जाती है और फिर क्या होता है? और कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी। देखिए, लाइट एनर्जी आ रही है सनलाइट से और लीव क्या कर रहा है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। सम ऑफ द लाइट इज यूटिलाइज्ड टू स्प्लिट वाटर इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विथ इलेक्ट्रोलाइट। दिस splitting ऑफ वाटर इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। तो फोटोलाइसिस में क्या होता है? वाटर जो होता है ये आ गया H O और H। तो ये क्या होता है? जब फोटोलाइसिस होती है तो यूं करके इस तरह से वाटर ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो लाइट इस यूटिलाइज, लाइट की मदद से वाटर को तोड़ा जाता है इनटू ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये देखें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ा जाता है और ये क्या बन गई? हाइड्रोजन आयन बन गई, ठीक है। और इस जो पूरा प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। आगे मूव करते हैं डार्क रिएक्शन की तरफ। तो डार्क रिएक्शन क्या होता है? दिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट रिक्वायर एनर्जी ऑफ फोटोन बट आल्सो टेक्स प्लेस इन द, यानी कि जो डार्क रिएक्शन होता है वो क्या होता है? इसको फोटोन की एनर्जी की जरूरत नहीं होती, डज नॉट रिक्वायर एनर्जी ऑफ फोटोन। और ये भी क्या होता है? डे के टाइम में होता है। जैसे लाइट रिएक्शन डे के टाइम में होता था, डार्क रिएक्शन भी डे के टाइम में होता है।
simultaneously with the light reaction. बिल्कुल उसी तरह जैसे लाइट रिएक्शन होता था. The ATP and NADPH synthesized during the light dependent reaction. This phase of photosynthesis is cyclic phase. यानी कि ATP जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADPH जो होती है, वो दोनों चीजें कौन प्रोड्यूस करता है, वो इस प्रोसेस में यानी कि डार्क रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होता है. और ये दोनों किसका पार्ट है, फोटोसिंथेसिस का पार्ट है. ये आपने याद रखना है, फोटोसिंथेसिस के ये दोनों पार्ट है, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन, दोनों जो होते हैं डे लाइट में होते हैं. और लाइट रिएक्शन जो होता है पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है लाइट पे, यानी कि लाइट के बगैर नहीं हो सकता. और लाइट रिएक्शन के अंदर जो था वो वाटर टूटता था विद द हेल्प ऑफ लाइट, और इस प्रोसेस को हम बोलते थे फोटोलाइसिस. और डार्क रिएक्शन में एटीपीएच और एटीपी और एनएडीपीएच बनता है. ठीक है, और ये भी डे टाइम. अब मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30. तो अगला क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, राइट टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, यानी कि रिस्पायरेशन की टाइप बतानी है. देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्पायरेशन. रिस्पायरेशन दो तरह की होती है, एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन और एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन. तो एनएरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, द प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिस्पायरेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ सल्फर और विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रिस्पायरेशन और फर्मेंटेशन. तो बस आपको सिंपल सी बात पता होनी चाहिए कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन का दूसरा नाम क्या होता है, फर्मेंटेशन. और क्या एनएरोबिक का मतलब क्या होता है कि ये कब होगी, एब्सेंस में, किसकी एब्सेंस में, सल्फर और ऑक्सीजन की. बस ये याद रखना है, सल्फर और ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है. और ये इसका दूसरा नाम होता है फर्मेंटेशन. और क्या होता है, इट टेक्स प्लेस इन सम बैक्टीरिया, फंगाई, एंडोपैरासाइट एंड समटाइम्स इन एंड. यानी कि बैक्टीरिया में होती है, फंगाई में होती है, और एंडोपैरासाइट मतलब क्या हुआ, वो पैरासाइट जो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं उनको बोलते हैं एंडोपैरासाइट. ठीक है, तो ये जो होती है एनाएरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन और सल्फर के बगैर. और एरोबिक रिस्पायरेशन कब होगी, जब ऑक्सीजन मौजूद होगा. The type of respiration where food breakdown occurs in the presence of oxygen to produce energy. यानी कि आपको पता होना चाहिए कि एरोबिक रिस्पायरेशन कब होती है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. सिंपल सी बात. और क्या करता है, फूड ब्रेकडाउन होता है. फूड ब्रेकडाउन होता है किसकी मदद से, रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन की मदद से. और क्या बनता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो तो एरोबिक रिस्पायरेशन. और क्या होता है एरोबिक रिस्पायरेशन में, कि इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग द फूड ग्लूकोज और 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स. यानी कि इसका काम क्या होता है, ये फ्री ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है और ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है ग्लूकोज को. ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन को ऐड होना. ठीक है, ऑक्सीडाइज का मतलब हुआ ऑक्सीजन को ऐड होना. और कितने एटीपी बनते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन में, 36 एटीपी बनते हैं. और क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है. ये याद रखना है. अब हम आगे मूव करते हैं. ये देखिए, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज में मैंने आपको क्या बताया, ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ग्लूकोज. और जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन ऐड करता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये याद होना चाहिए. और जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और 36 एटीपी बनता है. बस ये सिंपल सी बात है कि एरोबिक रिस्पायरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और एनएरोबिक जब एब्सेंट हो ऑक्सीजन, तब मौजूदगी में और ना मौजूदगी में. सिंपल. उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ. डिफाइन द टर्म्स पैरासाइट, सेप्रोफाइट, इंसेक्टिवोर्स, फर्गीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड सिम्बायोसिस. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, कार्निवोर्स. तो कार्निवोर क्या होते हैं, मिसाल के तौर पे प्रोड्यूसर, फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर में क्या होता है, प्लांट होता है. फिर प्रोड्यूसर को कौन खाता है, प्राइमरी. ये देखेंगे, प्रोड्यूसर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, मैं सिर्फ प्रो लिख रही हूँ, प्रोड्यूसर हो गया. प्रोड्यूसर को किसने खाया, प्राइमरी ने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर. और उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर को किसने खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर ने. ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ होते क्या है. प्रोड्यूसर क्या हो गया हमारे लिए, प्लांट हो गया. और प्राइमरी क्या हो गया हमारे लिए, हर्बीवोर्स हो गए, जो प्लांट को
खाते हैं। और प्लांट को कौन खाते हैं? हर्बीवोर, मिसाल के तौर पे डियर हो गया, गोट हो गया, काऊ हो गया, ये सब क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आ गए? लायन आ गए, टाइगर आ गए, अ, और क्या आ गए? कैट्स आ गई। मुख्तलिफ जो जानवर जो हर्बीवोर्स को खा रहे हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर में आ गए। तो ये सब क्या है? कार्निवोर्स। तो अब आपको दोबारा बता दूं, प्रोड्यूसर में आ गया प्लांट, प्राइमरी में आ गए हर्बीवोर्स जैसे कि डियर वगैरह, और सेकेंडरी में आ गए कार्निवोर्स जो कि प्राइमरी को खाते हैं। तो सेकेंडरी किसको खाता है? प्राइमरी को। प्राइमरी किसको खाता है? प्रोड्यूसर को, यानी कि प्लांट। कार्निवोर्स की तरफ बढ़ते हैं आप। द टाइप ऑफ कंज्यूमर विच फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर गेट्स एनर्जी एंड फूड फ्रॉम प्राइमरी कंज्यूमर। यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं? जो प्राइमरी को खाते हैं, और उनको एनर्जी किससे मिलती है? एनर्जी और फूड प्राइमरी कंज्यूमर से मिलती है। आगे मूव करते हैं पैरासाइट्स की तरफ, सॉरी सिम्बायोसिस की तरफ। सिम्बायोसिस क्या होता है? द रिलेशनशिप और इंटरैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दैट शेयर सिमिलर हैबिटेट। यानी कि सिम्बायोसिस क्या है? एक किस्म की रिलेशनशिप है। और ये कैसी रिलेशनशिप है? जहाँ एक, मिसाल के तौर पे ये एक हैबिटेट है, एक हैबिटेट है मतलब कि ये एक एरिया है। अब इस एरिया में मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज रहती है, मुख्तलिफ किस्म के जानवर रहते हैं। अब ये क्योंकि मिलकर एक जगह रह रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे सिम्बायोसिस। आगे मूव करते हैं पैरासाइट्स की तरफ। पैरासाइट्स क्या होते हैं? लिव इन और ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, दे गेट फूड फ्रॉम होस्ट। यानी कि पैरासाइट्स भी एक किस्म का इंटरेक्शन होता है दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का तो फायदा हो रहा होता है लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म का क्या हो रहा होता है? नुकसान। मिसाल के तौर पे लाइस जो हमारे बालों में हो जाती है। तो अब ये क्या होता है? लाइस का तो फायदा हो रहा है लेकिन हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब हमारा ब्लड सक कर रही है और हमारी क्या कर रही है? हमारे अंदर इचिनेस यानी कि खुजली कर रही है। तो ये क्या है? एक पैरासाइट की एग्जाम्पल है। या और भी मुख्तलिफ पैरासाइट्स होती हैं जो ह्यूमन और मुख्तलिफ एनिमल्स में पाई जाती है, जिसमें से पैरासाइट का फायदा हो रहा होता है लेकिन होस्ट का नुकसान हो रहा होता है। जिसमें वो रहते हैं उसे होस्ट बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले जो है वो है सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट क्या होता है? अ प्लांट, फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि सेप्रोफाइट क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म यानी कि मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई जानवर वगैरह है वो मर गया, तो अब उसको आकर कौन खाएंगे? प्लांट भी हो सकता है जैसे कि मशरूम हो गया, और फंगस भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सारे क्या करते हैं? सॉरी, फंगस जो होता है वो उसमें क्या होता है? मशरूम होता है। तो ये क्या करते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी कि वो ऑर्गेनिक, तो अब वो चाहे प्लांट भी हो सकता है कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर में, और एनिमल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब वो क्योंकि मर गया है तो उसको कौन खाएगा? सेप्रोफाइट्स खाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इंसेक्टिवोर्स की तरफ। इंसेक्टिवोर्स क्या होते हैं? अ प्लांट दैट कैप्चर एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स ईदर पैसिवली। यानी कि इंसेक्टिवोर्स क्या होते हैं? ये उन प्लांट्स को बोलते हैं जिनके ना नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, जैसे कि पिचर प्लांट, इनके ना नाइट्रोजन की कमी होती है तो ये लोग क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को मारते हैं और उनको डाइजेस्ट करके अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। और ये क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस भी होता है और पैरासिटिक भी होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉफिक होते हैं। जैसे कि ये सनलाइट के थ्रू पूरी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। उसके अलावा ये नाइट्रोजन क्योंकि इनको कमी होती है तो वो इंसेक्ट के थ्रू लेते हैं। तो ये होगा इंसेक्टिवोर्स। अगले बढ़ते हैं हम ओमनिवोर्स की तरफ। तो ओमनिवोर्स में आ गए एनिमल और पर्सन दैट ईट्स अ वैरायटी ऑफ फूड ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन। यानी कि वो एनिमल्स या प्लांट जो कि क्या करते हैं? जो प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल को भी खाते हैं। वो एनिमल, सॉरी, जो प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल को भी खाते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हम ओमनिवोर्स हैं। हम प्लांट को भी खाते हैं, हम मुख्तलिफ सब्जियां खाते हैं जो कि प्लांट है, और हम एनिमल भी खाते हैं, लाइक हम बीफ, चिकन, मटन, ये सारी चीजें हम एनिमल भी खाते हैं। तो हम क्या हुए? हम ओमनिवोर्स हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं फर्गीवोर्स की तरफ। तो फर्गीवोर्स क्या होते हैं? एनिमल दैट फीड्स ऑन फूड। यानी कि वो एनिमल जो कि फ्रूट को खा के जिंदा रहे, वो होते हैं फर्गीवोर, फर्गीवोर्स। तो अब है क्वेश्चन नंबर 32, डिफाइन फर्मेंटेशन एंड इट्स सेल्फ।
तो फर्मेंटेशन क्या होती है? फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। यानी कि ये एक सब्सटेंस है और ये ब्रेक डाउन हो रहा है बहुत सारे सिंपलर सब्सटेंसेस में। ये सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो गया, तो अब ये क्या है? फर्मेंटेशन है। अब फर्मेंटेशन दो तरह की होती है, एसिडिक फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक। अब हम इनको डिस्कस करें। तो एसिडिक फर्मेंटेशन क्या होती है? ये होती है इन एनिमल्स, ये एनिमल्स के अंदर होती है, ठीक है। उसके अलावा व्हेन एरोबिक रिस्पायरेशन इज नॉट इनफ टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड एनर्जी दे स्टार्ट एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब मैंने आपको पहले बताया था कि एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होती है, जो ऑक्सीजन की मदद से होती है। एनारोबिक क्या होती है, जो ऑक्सीजन के बगैर होती है। तो जब क्या होता है एनिमल्स के अंदर, जब ऑक्सीजन आना बंद हो जाती है ना, पहले तो वो एरोबिक के जरिए कर रहा होता है रिस्पायरेशन, लेकिन जब ऑक्सीजन आना बंद हो जाती है तो फिर वो एनारोबिक के जरिए रिस्पायरेशन करना शुरू कर देता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अ सब्सटेंस कॉल्ड लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, मिसाल के तौर पे आप बहुत बहुत भाग रहे हैं, शुरू में तो आप एरोबिक रिस्पायरेशन करेंगे, यानी कि आप नॉर्मली रिस्पायर करेंगे, लेकिन जब आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाएगी, फिर आप एनएरोबिक रिस्पायरेशन करेंगे। और फिर जब आप एनएरोबिक रिस्पायरेशन करेंगे तो फिर क्या होगा? आपके अंदर ग्लूकोज जब ऑक्सीजनेट होएगा तो क्या होगा? लैक्टिक एसिड बनेगा। और क्योंकि लैक्टिक एसिड क्या है? एक एसिड है, एसिड है ना, तो इसीलिए क्या करेगा? एसिडिक फर्मेंटेशन। ये आपने याद रखना है। और ये कब होगा? जब आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, यानी कि तब जब एनएरोबिक रिस्पायरेशन होगी। अब हम मूव करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की तरफ। तो द बैक्टीरिया एंड फंगाई रिस्पायर एरोबिकली, बट व्हेन दीज ऑर्गेनिज्म आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन दे स्टॉप रिस्पायरेशन एरोबिकली एंड स्टार्ट रिस्पायरेशन एनारोबिकली इंसर्ट। यानी कि जो चीज पहले प्लांट में, एनिमल में होती थी एसिडिक फर्मेंटेशन में, वही चीज अब कहाँ हो रही है? बैक्टीरिया और फंगाई में होती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि बैक्टीरिया और फंगाई एसिड नहीं बनाता, वो क्या बनाता है? अल्कोहल बनाता है। यानी कि जब बैक्टीरिया और फंगाई के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होता है तो वो एरोबिकली रिस्पायर करता है, और जब ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो फिर वो एनएरोबिकली रिस्पायर करता है। और फिर जब वो एनएरोबिकली रिस्पायर करता है तो वो क्या बनाता है? ड्यूरिंग दिस एनएरोबिक रिस्पायरेशन दे प्रोड्यूस इथाइल अल्कोहल। और कौन सा अल्कोहल बनाता है? इथाइल अल्कोहल। इसके अंदर लैक्टिक एसिड बनता था, इसके अंदर इथाइल अल्कोहल बनता है। तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीडेशन होगी ग्लूकोज की, यानी कि ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन ऐड होगा तो क्या बनेगा? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनेगी, जैसे इसमें बनती थी, लैक्टिक एसिड के साथ एनर्जी बनती थी। इसमें एसिडिक फर्मेंटेशन। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। डिफाइन लिवर एंड इट्स फंक्शन। तो लिवर का फंक्शन क्या होता है? लिवर इज अ मल्टी फंक्शनल ऑर्गन दैट इज इन्वॉल्व इन डाइवर्स बॉडी फंक्शन। मल्टी फंक्शनल यानी कि इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं लिवर, ठीक है। उसके अलावा इट्स डार्क रेडिश ब्राउन वाइट कलर। ये किस कलर का होता है? बिल्कुल डार्क रेडिश ब्राउन कलर होता है इसका। और क्या होता है फंक्शन ऑफ लिवर? बाइल प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन। यानी कि लिवर का जो मेन फंक्शन क्या होता है? वो बाइल बनाना होता है। बाइल क्या है? एक चीज होती है जो प्रोड्यूस करता है लिवर, जो कि चीजों को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। उसके बाद है एंजाइम एक्टिवेशन। लिवर का और क्या काम होता है? एंजाइम को एक्टिवेट करना, स्टोर, जैसे कि इंसुलिन, ग्लाइकोजन, ग्लूकागॉन, ग्लाइकोजन, ये सारे ग्लाइकोजन, ये सारी चीजें जो है ये लिवर एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। उसके बाद है स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, विटामिन एंड मिनरल। और क्या करता है? ये स्टोर भी करता है, बहुत सारी चीजों को स्टोर करता है, जिसमें ग्लाइकोजन आ गया, विटामिन आ गया, मिनरल्स आ गए, इन सब चीजों को लिवर क्या करता है? स्टोर करता है। आगे मूव करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो लिवर का काम क्या होता है? और कि वो फैट्स को, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म कराता है, यानी कि उसको तोड़ता है ताकि वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है, मेटाबॉलिज्म करा रहा है। और क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को कौन बनाता है? ये भी लिवर बनाता है। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मली तो फायदेमंद होता है, लेकिन जब वो ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है तो वो बहुत सारे डिजीजेस कॉज कर देता है, अगले, जैसे कि शुगर वगैरह। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है? एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, सिंपल। द एक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग समवन और समथिंग ऑन और द प्रोसेस ऑफ बीइंग ट्रांसपोर्ट।
यानी कि एक चीज को या किसी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? मूवमेंट ऑफ substances from low quantity to high quantity, high that is against the gradient and it requires energy of ATP। यानी कि एटीपी की एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होती है? एटीपी की जरूरत होती है। और ये क्या करता है? लो कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कि ये लो कॉन्सेंट्रेशन हो गई, एरो देखेंगे, लो कॉन्सेंट्रेशन हो गई, से कहाँ लेके जाता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, किसकी मदद से? एनर्जी की मदद से। क्योंकि ऑटोमेटिकली तो लो से हाई नहीं जा सकता, उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है। आगे, तो अब आपको समझ में आ गया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑपोजिट है डिफ्यूजन का। आगे मूव करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? द अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल by osmosis and diffusion without using energy of ATP. It is due to concentration gradient। यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से किसकी तरफ मूव करता है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। और कैसे? विदाउट एनर्जी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में तो चीज ऐसे ही चली जाएगी, उसको एनर्जी की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चीजें मिसाल के तौर पे वाटर मिनरल्स वगैरह हो गए, वो ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन के थ्रू हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाए। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में एक सिंपल से फर्क होता है, दोनों में हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है इन दोनों के दरमियान, जिससे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चीज मूव करती है। अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। डिफाइन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन food from the simple inorganic material like carbon dioxide, water and mineral। क्या करता है? खुद से फूड बनाता है, प्रेजेंट इन सराउंडिंग, जो कि कहाँ मौजूद होती है? सराउंडिंग में मौजूद होती है, इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो अब मैं आपको बता दूं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहाँ मौजूद होती है? प्लांट्स में मौजूद होती है, समटाइम्स फंगाई में भी मौजूद होती है। तो ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है? प्लांट क्या करता है? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन सारी चीजों के जरिए क्या करता है? फूड बनाता है। ये सारी क्या है? इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनके जरिए फूड बनाता है। और क्योंकि वो खुद सारा फूड बना रहा होता है, कहीं से ले नहीं रहा होता न्यूट्रिशन, तो इसलिए वो होता है ऑटोट्रॉफिक। मैं ऐसे अभी आपको समझा देती हूँ। ये हो गया लीव्स, ये हो गया लीव्स, ये हो गया स्टेम और ये हो गया रूट। तो अब क्या होता है? सनलाइट पड़ती है लीव्स पर और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है लीव। वाटर कहाँ से आता है? रूट्स के जरिए आता है। तो अब इसके जरिए वाटर ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये सारा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। और ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ये प्रोसेस होता है उनके अंदर, फोटोसिंथेसिस वाला। उसके बाद हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कांट मेक इट्स ओन ऑर्गेनिक मटेरियल। यानी कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो खुद ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं बनाता, बट डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड एंड यूज इट फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। यानी कि ये क्या करता है? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ये खुद अपना फूड नहीं बना सकता। जैसे प्लांट था, ये तो खुद अपना फूड बना लेता था, इसलिए ऑटोट्रॉफिक था। अब हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को क्या, किसकी जरूरत होती है? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट की जरूरत होती है अपने खाने के लिए। जैसे हम हेट्रोट्रॉफिक हैं, आप एनिमल्स हैं सारे हेट्रोट्रॉफिक हैं, जो कि खुद से अपना फूड नहीं बना सकते हेट्रोट्रॉफिक, और जो खुद बना सकते हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। डिफाइन जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ टिश्यूज बट द मेन टिश्यू आर द जाइलम वेसल्स। यानी कि फ्लावरिंग पार्ट में क्या होता है? 4 तरह के टिश्यूज होते हैं, 4 तरह के टिश्यूज होते हैं। और जो मेन टिश्यू होता है वो कौन सा होता है? जाइलम। Xylem vessels is a long hollow tubular structure from root to leaf। यानी कि ये क्या है? जाइलम वेसल एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जो कहाँ से मूव कर रहा होता है? रूट से लेकर, ये रूट हो गई, रूट से लेकर कहाँ तक? लीफ तक। ये लीफ आ गया, तो लीफ तक मौजूद होती है जाइलम वेसल। The wall of these vessels becomes strong by the deposition of chemical substance called lignin। यानी कि जाइलम
का जो वॉल होता है वो लिग्निन जितना ज्यादा उसके अंदर जमा होता जाता है वो उतना स्ट्रांग बनता जाता है। अब मैं दोबारा से बता देती हूँ आपको, 4 तरह के टिश्यूज होते हैं, जिनमें जो मेन टिश्यू होता है वो जाइलम होता है। और जाइलम क्या होता है, एक लॉन्ग यानी कि लंबा, हॉलो यानी कि खाली, ट्यूबुलर यानी कि ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होता है, जो कि कहाँ से, रूट से लेकर लीफ तक जा रहा होता है। और क्या होता है, ये डेड सेल से मिलके बना होता है। और इसके जो वॉल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं लिग्निन के डिपोजिशन, यानी कि लिग्निन जितना जमा होता जाता है उतनी में बाहर दिखता जाता है। उसके बाद हम मूव करते हैं फ्लोएम की तरफ। फ्लोएम इज आल्सो मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ टिश्यूज बट मेनली कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब एंड कंपाइल्स। तो फ्लोएम क्या होता है, 4 तरह के टिश्यूज से मिलके बनता है। और ये इससे बनता है वो होती है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब्स क्या होती है, ये इस तरह की हॉलो हॉलो इस तरह की ट्यूब्स होती हैं, इनको सीव ट्यूब्स बोलते हैं। और ये जब बहुत सारी मिल जाती हैं इस तरह, तो फिर ये क्या बना देती हैं, ये बना देती हैं फ्लोएम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, डिफाइन वेन्स आर्टरीज एंड कैपिलरीज। तो ये तो बहुत इजी है। वेन क्या होता है, वेन कैरी ब्लड। ये देखें, जैसे कि ये आ गया हमारे पास हार्ट, ठीक है, ये हार्ट आ गया। अब हार्ट और ये आ गई बॉडी, ठीक है। अब वेन्स क्या करती हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी कि जिसका ऑक्सीजन नहीं होता, वो उसको बॉडी से हार्ट की तरफ लेके जाती है। वेन्स कैरी ब्लड बैक फ्रॉम योर हार्ट, बैक टू योर हार्ट, सॉरी। तो क्या होता है, बॉडी से हार्ट की तरफ लेके जाती है। और आर्टरीज का काम क्या होता है, इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाती है। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम योर हार्ट, यानी कि क्या लेके जा रही है, दूर लेके जा रही है हार्ट से। कैपिलरीज क्या होती हैं, द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स कनेक्ट आर्टरीज एंड। अब ये जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती है ना, यूं छोटी छोटी वेसल्स आ रही होती हैं, ये होती है कैपिलरीज, जो क्या करती है, कनेक्ट करती है आर्टरीज को और वेन। अब है क्वेश्चन नंबर 38, डिस्क्राइब ह्यूमन हार्ट विद लेबल डायग्राम। द हार्ट और लंग आर लोकेटेड इन द थॉरैक्स और चेस्ट कैविटी। ये कहाँ मौजूद होता है, सीने में, थॉरैक्स और चेस्ट कैविटी में। द हार्ट पंप ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू लंग्स वेयर द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड। तो हार्ट क्या करता है, ये हार्ट है, हार्ट क्या करता है, ब्लड को लंग की तरफ लेके जाता है, जहां से क्या होता है, ब्लड, ये 2 लंग्स आ गई जिनमें से क्या हो रहा है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, बॉडी टू द लंग्स सो दैट द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड। हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर्स। तो अब ये हमारे पास एक में स्क्वायर के जरिए आपको हार्ट समझाऊंगी। ये आ गया, द हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर्स। ये 4 चैम्बर्स हो गए हार्ट के, 2 अपर, 2 अपर। और इसको जो 2 अपर होते हैं उनको एट्रियम बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। एंड द 2 लोअर चैम्बर्स कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। इट इज आल्सो मेड अप ऑफ 4 वॉल्स। अच्छा, तो पहले मैं आपको बता दूं, ये हो गया हमारे पास, वैसे तो ये हमारा राइट होता है, लेकिन जब हमारी बॉडी होती है वो तो इस तरह सामने होती है ना बॉडी लाइन, ये ह्यूमन है तो उसका राइट तो यही होगा अगर पेशेंट हमारे सामने है तो। ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट। और इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 4 वॉल्स, ट्राइकुस्पिड, पल्मोनरी, मिट्रल एंड ऑर्टिक वॉल्स। तो इसके अंदर वॉल्व भी मौजूद होती है, जिसमें ट्राइकुस्पिड वॉल्व होती है जिसके अंदर 3 होते हैं मौजूद, पल्मोनरी होती है, पल्मोनरी वो होती है जो लंग से आ रही होती है, मिट्रल होती है और ऑर्टिक होती है। ऑर्टिक मतलब जो हार्ट की वॉल्व होती है अपनी। अब आगे मूव करते हैं, द राइट एंड लेफ्ट साइड्स आर सेपरेटेड बाय सेप्टा। यानी कि जो राइट और लेफ्ट है ये किससे सेपरेटेड है, ये क्या है, सेप्टा। और बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया इज अ टिश्यू कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम। एंड बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इट इज कॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये जो है ना, ये क्या था, राइट एट्रियम, ये था लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान जो मौजूद है ना, इन दोनों के दरमियान ये हो गया राइट, ये होगा इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। और इन दोनों के दरमियान क्या मौजूद होगा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम।
सिंपल। जो एट्रियम के मौजूद है वो इंटरएट्रियल सेप्टम, जो वेंट्रिकल्स के दरमियान मौजूद है वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एपिकार्डियम। अब ये हो गया हमारा हार्ट। जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर आ गई हमारी, द आउटर लेयर इज कॉल्ड एपिकार्डियम। ठीक है, जो आउटर लेयर है वो एपिकार्डियम है। और जो उसके बाद जो मिडिल लेयर होगी वो क्या होगी, मायोकार्डियम। और जो इनर लेयर होगी, ये हो गई इनर लेयर, तो इनर लेयर क्या हो गई, एंडोकार्डियम। ये क्या हो गया हमारा हार्ट। और सबसे आउटर क्या आता है, एपिकार्डियम, फिर है मायोकार्डियम, फिर है एंडोकार्डियम। तो जजाकल्ला, अब आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करेंगे।